हेलो नमस्कार। दृष्टिकोण आईएएस के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। करंट अफेयर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट रोल प्ले करता है आपके एग्जामिनेशन में। बिना करंट अफेयर के आप किसी भी एग्जाम के कट ऑफ के इर्द गिर्द भी नहीं रहेंगे, इसलिए कट ऑफ को बहुत ज़्यादा सीरियसली लीजिए और पर डे का करंट अफेयर कंप्लीट कीजिए। ऐसा नहीं कि मंथ में जो है कोई मैगजीन उठाए रट लिए, उससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि अब जो है सारे एग्जाम्स में जो है इन डेप्थ पूछा जा रहा है। तो अगर आप प्रिपरेशन के प्रति सीरियस है तो आपको करंट अफेयर के प्रति भी सीरियस रहना पड़ेगा। इसलिए पर डे का करंट अफेयर जो है आप कंप्लीट करें। हर क्लास के बाद जो है इसके डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ दे दिया जाएगा, आप उसे डाउनलोड करें और उस पर प्रैक्टिस करें। तो आइए करंट अफेयर सेशन को शुरू करते हैं। हम आज का जो प्रश्न है वो देखते हैं। हाल ही में निकोलस मादुरो को राष्ट्रपति बनाया गया है, यह किस देश से संबंधित है? ठीक है, तो निकोलस मादुरो, ठीक है, कहाँ के राष्ट्रपति बनाया गया है? ये इंडोनेशिया की अगर हम बात करें तो इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति है प्रोबो सुबियांतो है। ठीक है, प्रोबो सुबियांतो, ठीक है। यूएसए की अगर हम बात करें तो यूएसए है, अभी जो नए चुने गए हैं वो डोनाल्ड ट्रंप है। वर्तमान में तो जो बिडेन है, लेकिन जो नए चुने गए हैं वो है डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, तो यूएसए हो गए आपके डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, ये 20 जनवरी को जो है अपना पद ग्रहण करने वाले हैं। ठीक है, तीसरा वेनेजुएला। ठीक है, वेनेजुएला के ही जो है निकोलस मादुरो को यहाँ का राष्ट्रपति बनाया गया, वेनेजुएला का। ठीक है, निकोलस मादुरो। ठीक, ठीक है। साउथ कोरिया की अगर हम बात करें तो साउथ कोरिया के यून सुक योल हैं, यून सुक योल हैं, जिन पे अभी महाअभियोग का प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, कुछ दिन पहले ही इन्होंने अपने देश में भ्रष्टाचार किया था और इमरजेंसी लगा दी थी, तो इसलिए जो है यहाँ पे साउथ कोरिया में अभी राष्ट्रपति पे वो चल रहा है महाभियोग, इम्पीचमेंट प्रोसेस अभी जारी है वहाँ के राष्ट्रपति पे, और हो सकता है कुछ दिन में उनको जेल भी हो जाए। ठीक है, तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति बनाए गए हैं निकोलस मादुरो। ठीक है, इंडोनेशिया के प्रभु सुबियांतो है और यही जो है 26 जनवरी के चीफ गेस्ट के रूप में आने वाले हैं। हमारे जो मुख्य अतिथि होंगे यही होंगे। यूएसए के डोनाल्ड ट्रंप है और वेनेजुएला के निकोलस मादुरो। ठीक है, और दक्षिण कोरिया के यून सुक योल अभी वर्तमान में, फिर नए अभी प्रेसिडेंट आने बाकी है। ठीक है, चलिए, तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा? निकोलस, ये वेनेजुएला। ठीक है, निकोलस मादुरो। ठीक है, अगर हम वेनेजुएला की बात करेंगे तो ये निकोलस मादुरो है। वेनेजुएला की बात करेंगे तो वेनेजुएला का पूरी दुनिया में सबसे विशेष महत्व है, क्योंकि सबसे ज्ञात ऑयल रिजर्व जो है, सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व, ठीक है, सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व जो है ये वेनेजुएला के पास है। ठीक है, वेनेजुएला के पास है। वेनेजुएला का कैपिटल कराकास है और करेंसी जो है वेनेजुएलन बोलीवार चलती है और प्रेसिडेंट यही निकोलस मादुरो है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने न्यू नेशनल म्यूजियम के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन किया है? ठीक है, तो लास्ट बृहस्पतिवार को भारत सरकार ने एक म्यूजियम बनाने का, एक वर्ल्ड क्लास म्यूजियम बनाने का, दुनिया में सबसे बड़ा म्यूजियम हो। वर्तमान सरकार तो ऐसे ही काम करती है, दुनिया में क्या यूनिक है उसको ही जो है अपने देश में लेकर के आना है। ठीक है, चाहे टनल हो, ब्रिज हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में जो है वर्तमान गवर्नमेंट काफ़ी अच्छे और काफ़ी बेहतरीन काम कर रहा है। तो इसी के मद्देनजर जो है, क्योंकि भारत का जो विरासत है, सांस्कृतिक विरासत है, सांस्कृतिक धरोहर है, वो बहुत ज़्यादा है, भारत का इतिहास बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उन ऐतिहासिक चीजों को संजो कर रखने के लिए भारत सरकार ने एक नया प्लान बनाया कि हम एक म्यूजियम स्थापित करेंगे जो दुनिया में सबसे बड़ा म्यूजियम होगा। इस म्यूजियम का नाम होगा युगीन भारत नेशनल म्यूजियम। भारत नेशनल म्यूजियम। ठीक है, क्योंकि भारत का जो
क्राफ्ट्स है, भारत का जो आर्ट है, भारत का जो लिटरेचर्स है, वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप देख रहे होंगे एक से एक मंदिर वगैरह सब है। अब जैसे काफ़ी सारे मंदिर से, अब अयोध्या में ही जो राम मंदिर की स्थापना हुई है, यहाँ पे देख सकते हैं आप किस तरह से एस्ट्रोनॉमी को यूज किया गया है, स्पेस साइंस को यूज किया गया है, जहाँ भगवान राम पे जो है सूरज तिलक किया जाता है। तो ऐसे ही अनेक जो साइंटिफिक चीजें हैं वो भरी पड़ी है। अभी कुंभ का भी आयोजन हो रहा है, तो कुंभ मेला आप जानते ही हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा मेला है, और बहुत सारी साइंटिफिक चीजें हैं जिसको भारत सरकार चाहती है इस संस्कृति के साथ भारत सहेज कर रखे इस चीज को। इसलिए जो है युग युगीन भारत नेशनल म्यूजियम की स्थापना करने का सरकार प्लान बना रही है, जो और दिल्ली का जो प्रेसिडेंट है और उसके आसपास जो ऑफिसेज हैं, यानी कि नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक, ठीक है, उन स्पेस का यूज करेगा ये, ठीक है। और इसमें क्या है, तो जो म्यूजियम बनेगा ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का ही पार्ट है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट आप जानते ही हैं, जो नए संसद भवन का जो निर्माण हुआ है वो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत ही हुआ है, और उसी का एक जो है मेन पार्ट है वो है म्यूजियम की स्थापना करना, ठीक है। म्यूजियम की स्थापना करना, संग्रहालय की स्थापना करना। जैसे आप कहीं पे किसी म्यूजियम में घूमने के लिए जाते हैं, आप दरभंगा चले जाइए, वहाँ भी अच्छे म्यूजियम है, आप पटना में भी काफ़ी सारे म्यूजियम है, दिल्ली में भी म्यूजियम्स है। तो हर जगह जो है वहाँ का जो लोकल जो चीज़ें हैं, वहाँ के राजा महाराजा की चीज़ें वहाँ संजो कर रखी जाती है। तो इसी तरह से सेंट्रल विस्टा में भी जो है इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत एक म्यूजियम का निर्माण होगा। अब म्यूजियम बनाने में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कंट्री कौन सा है, ठीक है। तो अगर आपको ये ज्ञात हो तो इस प्रश्न का आंसर मिल जाएगा। म्यूजियम बनाने में एक्सपर्टाइज हासिल है फ्रांस को, ठीक है। तो भारत सरकार ने फ्रांस के साथ जो है ये समझौता किया है, ठीक है। फ्रांस के साथ भारत सरकार ने न्यू नेशनल म्यूजियम के लिए किस देश के साथ समझौता किया है, तो वो फ्रांस के साथ समझौता किया। अब फ्रांस की बात करें तो आपको चेहरा याद होगा किसका, इमैनुअल मैक्रोन का। फ्रांस की कैपिटल जो है कहाँ है, पेरिस है, और जो प्राइम मिनिस्टर है फ्रैंकोइस बायरो, ठीक है। प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की कौन सी सड़क दुनिया में सबसे ज्यादा व्यस्त सड़कों में नंबर 2 पर रही, ठीक है। सबसे ज्यादा ट्रैफिक का प्रॉब्लम, ठीक है, कहाँ पे रहा। अगर मेरे अनुसार हमसे पूछता तो हम तो कह देते कि यहाँ पटना का ही जो है ट्रैफिक सबसे ज़्यादा है प्रॉब्लमेटिक, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिसको दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बिजिएस्ट रोड कहा जा रहा है वो वहाँ पे कितना ट्रैफिक होगा, ठीक है। तो ये रिपोर्ट प्रकाशित किया गया था टॉम कंपनी के द्वारा, ठीक है, जो कि एक डच कंपनी है, ठीक है। और इसके अनुसार कोलकाता को, ठीक है, कोलकाता को जो है, कोलकाता के रोड को दुनिया का, कोलकाता रोड को, कोलकाता रोड को जो है सबसे व्यस्ततम सड़क बनाया गया, एशिया में नंबर 1, ठीक है, एशिया में नंबर 1 और दुनिया में दूसरे स्थान पे, दुनिया में दूसरे स्थान पे, ठीक है। तो कोलकाता का जो सड़क है वो पूरी दुनिया में बिजिएस्ट रोड है, सेकंड पोजीशन पे है। भारत की बात करें तो सबसे बिजिएस्ट कोलकाता रोड ही है, सेकंड पोजीशन पे भारत में जो है बेंगलुरु रोड को रखा गया है, जो सबसे ज्यादा बिजिएस्ट रोड है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है आईडेट आयोग का संबंध किससे है। आईडेट आयोग, इदाते आयोग भी कहते हैं इसको, इदाते आयोग का संबंध किससे है। तो जानते हैं कि जो चेयरमैन रहता है उसके नाम पे जो है उस आयोग का नाम पड़ जाता है। तो इदाते आयोग जो है, पहले तो इस आयोग के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। इदाते आयोग, ठीक है। तो जो चेयरमैन है उसका नाम क्या है, तो भीखू रामजी इदाते, ठीक है। 2014 में इसकी स्थापना की गई थी, 2014 में इस आयोग का निर्माण किया गया था। तो आप अपने आसपास देखते होंगे कुछ ऐसे लोग जो कि घुमक्कर प्रवृत्ति के होते हैं, खानाबदोश होते हैं, इधर से उधर कहीं एक स्थान पे नहीं टिकते हैं, ठीक है।
तो जो नोमैडिक होते हैं, नोमैडिक, सेमी नोमैडिक, नोमैड यानी घुमंतु, आप नाम सुने होंगे घुमंतु और अर्ध घुमंतु। ठीक है, कभी कभी बंजारा भी कहते हैं, फिल्मों में दिखाया जाता है बंजारा है, घूम रहा है, आज इस गांव में है, कल उस शहर में है, परसों उस शहर में। तो जो घुमंतु प्रवृत्ति के होते हैं और अर्ध घुमंतु प्रवृत्ति के होते हैं, और साथ ही एक और कैटेगरी है वो है डी नोटिफाइड का, डी नोटिफाइड का। तो कुछ ऐसे जातियां थी जो अंग्रेजों के समय में एकदम वो क्रिमिनल जातियां मानी जाती थी कि बॉर्न क्रिमिनल है, मतलब उस परिवार में कोई जन्म लिया तो वो क्रिमिनल ही है। तो वैसे जो जनजातियां थी उनको आज़ादी के बाद जो है एक नया ऑफिशियल नाम दिया गया, वो था डी नोटिफाइड। ठीक है, तो जितने भी घुमंतु, अर्ध घुमंतु और डी नोटिफाइड जनजातियां हैं उनके स्टडी के लिए जो है इदाते आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, तो इदाते आयोग का संबंध जनजाति से है। तो इदाते आयोग 2014 में ही वैसे इसका गठन हो गया था, उसके बाद सरकार को अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी। अब इधर आके जो मानवाधिकार आयोग है वो जागा है, उसने कहा है कि इदाते आयोग का जो रिपोर्ट्स है उसको जो है इन सभी जो जनजातियां हैं, जातियां हैं, उस पर यूज करना चाहिए, उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए ताकि इनकी सुरक्षा हो सके। मानवाधिकार तो सबके लिए है ना, सिर्फ ऐसा थोड़े है कि हिंदू मुस्लिम या अलग अलग धर्म के लिए है या अलग अलग जातियों के लिए है तो समाज के हर वर्ग के लिए है, और ये भी तो समाज का हिस्सा है। अगर ये इस तरह से घुमंतु रहेंगे, अर्ध घुमंतु रहेंगे और सरकार इस पे ध्यान नहीं देगी तो मुख्य धारा में शामिल कब होंगे ये। ठीक है, तो इसलिए जो है ये आयोग का गठन किया गया था 2014 में। इसका दो मेन काम था कि आप स्टडी कीजिए, राज्यवार ये स्टडी कीजिए कि किस राज्य में जो है कितने ये इस टाइप के जनजातियां मौजूद हैं, और ओबीसी में, एससी एसटी में जो है कहाँ से ये एक्सक्लूडेड है, जो जनजातियां छूट गई हैं, जो एससी एसटी में नहीं है, जो जातियां ओबीसी में नहीं है, उनका भी आप एक जो है कैटलॉग निर्धारित कीजिए। ठीक है, तो इदाते आयोग, इसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे? भीखू रामजी इदाते। ठीक है, ये जनजाति से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में फोन पे और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने भारत के किस मेले के लिए इंश्योरेंस का प्रायोजन किया है? फोन पे और आईसीआईसी लोम्बार्ड। ठीक है, किस मेले का? तो अभी एक ही मेला चल रहा है जो जिसकी चर्चा जो है सिर्फ भारत में नहीं है, पूरी दुनिया में उसकी चर्चा की जा रही है। ठीक है, जो है 13 तारीख को ही जो है इसका उद्घाटन हो गया है। तो ये मेला कौन सा है? ये है महाकुंभ। ठीक है, ये कुंभ नहीं है, महाकुंभ है। करोड़ों लोगों की आने की संभावना है, और सरकार का जो इकोनॉमिक जनरेशन है वो 2 लाख करोड़ रुपए का है। तो आप समझ सकते हैं कि ये मेला कितना बड़ा आयोजन होगा। बड़े से बड़े वीआईपी लोग जो है इसमें आ रहे हैं, कई साधु संत, नागा साधु वगैरह सब आ रहे हैं। तो फोन पे और आईसीआईसी लोम्बार्ड ने क्या किया है? अपना एक इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है, फोन पे प्लस आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने। ठीक है, इस प्लान में क्या है? इस प्लान में है कि जो रेलवे वगैरह इस सब से आ रहे हैं उनको 59 रुपीज। ठीक है, और जो डोमेस्टिक फ्लाइट से आ रहे हैं, फ्लाइट वगैरह से आ रहे हैं, उनको 99 रुपीज का इंश्योरेंस वो लेना पड़ेगा, कवर लेना पड़ेगा, जिस इंश्योरेंस से उनको 1 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस मिलेगा। ठीक है, और ये 25 फरवरी तक के लिए ही ये है, क्योंकि 26 फरवरी को कुंभ खत्म हो जाएगा, उसके बाद ये इंश्योरेंस लेगा कौन? तो ये दोनों कंपनी में किस मेले के लिए आयोजन किया है? कुंभ मेले के लिए, महाकुंभ मेले के लिए। ठीक है, महाकुंभ कहाँ पे लग रहा है? तो प्रयागराज में लग रहा है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जो है ये महाकुंभ मेला चल रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं महाकुंभ मेला। ये महाकुंभ का जो है अपना एक लोगो अनवील किया गया था पहले ही, सर्व सिद्धि प्रद कुंभ। ठीक है, महाकुंभ प्रयागराज। ठीक है, ये जो मेला है ये संगम पे लगता है। संगम, कहाँ के संगम पे? गंगा, यमुना और सरस्वती। ठीक है, गंगा, यमुना और सरस्वती, इन तीनों नदियों के संगम पे जो है ये मेला लगता है। ठीक है, चलिए, ये मेला कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ 12 वर्ष में लगता है, 12 वर्ष में महाकुंभ लगता है।
वैसे 12 वर्ष के दौरान जो है 3 अन्य जगहों पे भी ये लगता है। ठीक है, 3 अन्य जगह कौन है? तो पहला जो है ये लगता है हरिद्वार में, दूसरा लगता है ये उज्जैन में, और तीसरा लगता है ये नासिक में। ठीक है, और चौथा 12वें साल में कहां पे लगता है? ये प्रयागराज में। ठीक है, तो ये चारों जगह पे जो है 3-3 साल के अंतराल पे लगता है। ठीक है, जैसे कि अभी ये हुआ 2025 में प्रयागराज में लगा है, 2028 में फिर से हरिद्वार में लगेगा। ठीक है, 31 में उज्जैन में लगेगा, फिर से 34 में नासिक में लगेगा, और फिर 37 में जो है प्रयागराज में पुनः जो है ये मेला, कुंभ मेले का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। हाल ही में किस संस्था ने वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस 2025 रिपोर्ट जारी किया है? ठीक है, तो ये जारी किया गया है यूनाइटेड नेशन के एक डिपार्टमेंट के द्वारा, सोशियो और इकोनॉमिक डिपार्टमेंट है यूनाइटेड नेशन का, उसके द्वारा जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस 2025 रिपोर्ट जारी किया है। इसमें मेनली बताया गया कि दुनिया की क्या स्थिति है, आर्थिक स्थिति क्या है। भारत की भी चर्चा की गई है इसमें कि भारत का जो है ग्रोथ 2025 में जो है 6.6% रहने वाला है, और 2026 तक भारत का ग्रोथ 6.7% तक जाएगा। ठीक है, भारत का। ठीक है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया, संयुक्त राष्ट्र का फ्लैगशिप रिपोर्ट है ये, हर वर्ष इस तरह की रिपोर्ट जारी करता है। ठीक है, अभी कौन है? एंटोनियो गुतेरस जो है क्या है इसके सेक्रेटरी जनरल। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, किस राज्य के कापड़ और चाल बीज को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है? तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट आखिर है क्या? इतने भारी भारी वर्ड्स का यूज क्यों किया जाता है? ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट। ठीक है, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट, तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट है क्या? तो देखिए मेनली ब्लू जैसे ही शब्द आ गया, जैसे ग्रीन शब्द के बारे में मैंने बताया था, ग्रीन शब्द क्या किसको डिनोट करता है? हरियाली यानी कि प्रकृति को डिनोट करता है। ब्लू शब्द जैसे ही आ गया तो उसका मतलब क्या है? ये समुंदर वगैरह से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो समुंदर का जो बीच होता है, जो टूरिस्ट प्लेस होता है, तो जो भी पूरी दुनिया में जो भी टूरिस्ट जो बीचेज हैं वहाँ का अगर जो फैसिलिटीज है, यानी टूरिस्ट फैसिलिटीज अच्छी होगी। ठीक है, जो ग्रीन एनर्जी का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, जो भी वहाँ का जो पानी होगा, जल स्वच्छ होगा, यानी बाथिंग वगैरह के लिए आराम से जहाँ का यूज किया जा सकता है। तो ऐसे जगहों को जो है एक संस्था ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट प्रदान करती है। ठीक है, ये संस्था कौन है? तो ये है FEE। ठीक है, फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल स्टडीज। ठीक है, फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल स्टडीज नाम की ये संस्था क्या करती है? ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट प्रदान करती है। तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट प्रदान करने से क्या होता है? पूरी दुनिया में ये नाम चला जाता है कि ये जो है ये यहाँ पे अच्छा टूरिस्ट पैलेस है, इसलिए इसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। ठीक है, ये जो संस्था है वो कहाँ की है? डेनमार्क की संस्था है, डेनमार्क की संस्था है। ठीक है, तो कहाँ का ये कापड़ और चाल बीच है? कहाँ पे? तो ये है केरला में। ठीक है, कहाँ पे है? केरला में है। कापड़ जो है ये है कोझिकोड में। ठीक है, इसके बाद जो है केरला के अगर हम सीएम की बात करें, सीएम साहब कौन है केरला के? पिनाराई विजयन। ठीक है, और गवर्नर कौन है? गवर्नर जो बिहार के थे, बिहार से ही ट्रांसफर लेकर के वहां गए हैं, यानी कि राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर
जो है अभी वर्तमान में केरला के गवर्नर हैं। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं हम लोग। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट समझ गए, केरला के कापड और चाल बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि यहाँ का जो है टूरिस्ट फैसिलिटी अच्छा है, ग्रीन एनर्जी से यूज किया गया है, जल जो है स्वच्छ है, बाथिंग वगैरह के लिए यूज किया जा सकता है। एफएफई फाउंडेशन है जो ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट प्रदान कर दिए, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल स्टडीज। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। केरला के जो है सीएम पिनराई विजयन है और गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर है। लेबनान के नए राष्ट्रपति के पद पर किसकी नियुक्ति हुई है? ठीक है, तो अभी मैंने बताया है निकोलस मादुरो जो है ये कहाँ के हैं? ये है वेनेजुएला के। वेनेजुएला के जो है नए राष्ट्रपति बने हैं निकोलस मादुरो। ठीक है, वेनेजुएला। ठीक है, डोनाल्ड ट्रम्प जानते हैं ये यूएसए के हैं। ठीक है, जोसेफ खलील को जो है कहाँ का बनाया गया है? लेबनान का। ठीक है, जोसेफ खलील जो है लेबनान के नए राष्ट्रपति बने हैं। और मेनली जो लेबनान है वो इजराइल के ठीक ऊपर स्थित है, तो काफी जो है एक संवेदनशील एरिया है अब वर्तमान परिस्थिति में। ठीक है, तो निकोलस मादुरो भी नवनियुक्त राष्ट्रपति हैं, डोनाल्ड ट्रम्प भी नवनियुक्त राष्ट्रपति हैं, और जोसेफ खलील भी जो है नवनियुक्त राष्ट्रपति है। जोसेफ खलील कहाँ के हैं? लेबनान के। ठीक है, लेबनान का जो कैपिटल है वो कहां पे है? बेरूत। चलिए अगला है, नाल्को के नए सीएमडी के पद पर किसकी नियुक्ति हुई है? ठीक है, नाल्को क्या है? ये कंपनी का नाम है नेशनल एल्युमिनियम कंपनी। ठीक है, किसकी नियुक्ति हुई है? तो ये है बृजेंद्र प्रताप सिंह। नए जो यहाँ के सीएमडी बने हैं वो है बृजेंद्र प्रताप सिंह। ठीक है, कुछ दिन पहले आशुतोष अग्निहोत्री को कहाँ का बनाया गया था? एफसीआई का। ठीक है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का बनाया गया था। वी नारायण कहाँ के वो बने हैं चेयरमैन? तो ये बने हैं इसरो के। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के जो है चेयरमैन बनाए गए वी नारायण। एफसीआई के नए चेयरमैन बनाए गए, चेयरमैन एमडी आशुतोष अग्निहोत्री। और नाल्को के जो सीएमडी हैं अभी कौन बनाए गए? बृजेंद्र प्रताप सिंह। तो ये सब याद रखिएगा, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी जो है एल्यूमिनियम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंतर्गत काम करती है, खनन विभाग के अंतर्गत काम करती है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंतर्गत काम करती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में पैंगोलिन के लिए नए प्रजाति की खोज की गई है? तो पैंगोलिन जो है आप लोगों ने देखा होगा, इस तरह का जो जानवर है जो सिकोड़ के फुटबॉल की तरह हो जाता है, अपने आप को सख्त कर लेता है ताकि उसको किसी प्रकार का कोई नुकसान न पहुंचे। तो ये पहले जो है इंडो चाइनीज पैंगोलियन था, यानी कि ऐसा पैंगोलियन जो इंडिया में भी है चाइनीज में भी है, दोनों का मिक्सअप है, इंडो चाइनीज पैंगोलियन है। लेकिन ये जो पैंगोलियन खोजा गया है ये अरुणाचल प्रदेश के इलाके में खोजा गया, और अरुणाचल प्रदेश में जो है इंडो बर्मीज पैंगोलियन मिला है, जो इस वाले पैंगोलियन से बिल्कुल ही डिफरेंट है। ठीक है, इंडोज बर्मीज पैंगोलियन मिला है। ठीक है, चलिए हाल ही में किस राज्य में पैंगोलियन की नई प्रजाति खोज की गई है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, जनवरी के किस सप्ताह को नेशनल रोड सेफ्टी के रूप में मनाया जा रहा है या जाएगा? ठीक है, तो जनवरी को के किस सप्ताह को? तो इस साल जो है जनवरी 11 से लेकर के जनवरी 17 तक जो है रोड सेफ्टी रूप में मनाया जा रहा है, यानी कि नेशनल रोड सेफ्टी वीक। ठीक है, कब से कब तक? जनवरी 11 से लेकर 17 तक मनाया जाता है। किसके अंतर्गत? तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा। कौन है अभी? नितिन गडकरी।
नितिन गडकरी जो है इसके अभी वर्तमान में मंत्री है। तो मेनली ये मनाया जाता है जो किस तरह से जो है रोड एक्सीडेंट से बचा जा सकता है, किस तरह से साइंस का यूज करना चाहिए, किस तरह से जो है जो गाइडलाइंस दिए जाते हैं उनको फॉलो करना चाहिए, हेलमेट पहनना चाहिए। मतलब रोड पे चलने से संबंधित जितने भी तरह के क्वेरीज हैं उनको एक तरह से मेमोराइज करने के लिए, यानी कि उनको अवेयर करने के लिए सोसाइटी को, ये नेशनल रोड सेफ्टी जो वीक है वो मनाया जाता है। ठीक है, अभी हाल ही में जो है एक नितिन गडकरी के द्वारा ही एक जो है कैशलेस ट्रीटमेंट आरंभ किया गया था जो मार्च से लागू होगा। ठीक है, कैशलेस ट्रीटमेंट फॉर एक्सीडेंट ये लागू किया जाएगा, मार्च अनाउंस हो गया है, मार्च 2025 से ये चीज लागू हो जाएगा। इसमें क्या है कि यदि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है तो उसको नजदीकी अस्पताल में ले जाया जाएगा और वहां उसका इलाज बिल्कुल कैशलेस होगा। कब कहां तक का एक सीलिंग लगाया गया है, 1.5 लाख। ठीक है, 1.5 लाख रुपए तक का इलाज 7 दिन तक जो है वो चल सकता है, लेकिन इसके लिए है 24 घंटे के भीतर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने पड़ेगी। ठीक है, रिपोर्ट दर्ज कराने पड़ेगी उस एक्सीडेंट की। ठीक है, तो नेशनल रोड सेफ्टी वीक जो है जनवरी 11 से जनवरी 17 तक मनाया जाता है और जो है ये प्रोग्राम शुरू किया गया है, अनाउंसमेंट हो गया है कैशलेस ट्रीटमेंट फॉर एक्सीडेंट का, लेकिन मार्च 2025 से जो है इसको लागू किया जाना है। 1.5 लाख रुपए जो मिलेंगे और 1.5 लाख रुपए का इलाज होगा, मैक्सिमम 7 दिन तक इलाज चल सकता है कैशलेस ट्रीटमेंट में, और 24 घंटे के भीतर थाने में रिपोर्ट करना जरूरी है। वर्तमान में जो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है वो किसके पास है, वो है नितिन गडकरी के पास। बीजेपी के कद्दावर नेता है और आप जो अपने सामने देख रहे हैं पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा होते हुए जिसमें रोड सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो उस योगदान है नितिन गडकरी का। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। हाउ इंडिया स्केल्ड एमटी G20 के लेखक कौन है। ठीक है, तो एमटी G20 के लेखक कौन है, ये बुक का नाम है। कई बार क्योंकि इसके जो लेखक हैं काफी इंपॉर्टेंट अभी पोस्ट पे हैं, इसलिए जो है इनका बुक भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाउ इंडिया स्केल्ड एमटी G20, किस तरह से जो है इंडिया ने G20 को सक्सेस किया। G20 की बैठक जो है अपने यहाँ आयोजित की गई थी। ठीक है, इसके जो लेखक हैं वो है अमिताभ कांत। ठीक है, लेखक कौन है, अमिताभ कांत। अमिताभ कांत वर्तमान में क्या जो है G20 के शेरपा है। ठीक है, कौन है ये, अमिताभ कांत G20 के शेरपा है। शेरपा क्या होता है, तो हर एक मीटिंग का एक ऑर्गेनाइजर होता है जो सभी को अवेयर करता है चीजों से कि किस तरह से कब किसका भाषण हुआ, किस तरह से इवेंट को ऑर्गेनाइज करना है। तो सारा वर्क वहां का उस मीटिंग का शेरपा करता है। तो भारत के लिए प्राउड जो है ईयर है, क्योंकि अभी वर्तमान में जो शेरपा है G20 के वो अमिताभ कांत है और इन्हीं के द्वारा ये बुक लिखा गया, हाउ इंडिया स्किल्ड एमटी G20। ठीक है, किस तरह से भारत ने G20 में सक्सेस पाई है। हम जानते हैं कि 2023 का जो आयोजन था G20 का, 2023 जो है इंडिया में ही हुआ था G20 का बैठक, G20 का बैठक। ठीक है, दिल्ली भारत मंडपम में ये हुआ था बैठक G20 का, और भारत के पास जो है अध्यक्षता है G20 की। G20 दुनिया का सबसे पावरफुल ग्रुप माना जाता है। इसमें 20 वैसी अर्थव्यवस्थाएं हैं जो पूरे दुनिया में अपना प्रभुत्व रखती है। ठीक है, तो 2023 का जो है G20 के पास, G20 का भारत के पास था। 2024 ब्राजील के पास था, रियो डी जेनेरियो में बैठक हुआ था, रियो डी जेनेरियो। ठीक है, और 2025 का जो है ये साउथ अफ्रीका के पास है। ठीक है, तो इस बार का जो बैठक होगा वो होगा साउथ अफ्रीका में। ठीक है, 2025 का जो बैठक होगा G20 का वो होगा साउथ अफ्रीका में। 2024 का ब्राजील में हुआ था, 2023 का भारत में हुआ था। और उसमें किस तरह से इंडिया ने किस पूरे मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया, सक्सेस पाई, तो सारे चीजों के बारे में लिखा गया इस बुक में, हाउ इंडिया स्किल्ड एमटी G20 अमिताभ कांत के द्वारा। ये G20 के वर्तमान में शेरपा हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है G20 के वर्तमान शेरपा कौन है, तो अमिताभ कांत। या इस बुक के लेखक कौन है, तो अमिताभ कांत। या 2025 में G20 की अध्यक्षता कौन कर रहा है, तो साउथ अफ्रीका अभी अध्यक्ष है।
और जो भी देश के पास इसकी अध्यक्षता होती है वही देश में जो है उसी देश में G20 का मीटिंग ऑर्गेनाइज किया जाता है। जैसे 2023 में अध्यक्षता भारत के पास थी, तो आप लोगों ने देखा होगा पूरे दिल्ली को जो है एकदम सजा दिया गया था। देश के कई अन्य स्थानों पे भी G20 की अलग अलग मीटिंग्स हुई थी, लेकिन सबसे ज्यादा जो बेनिफिट हुआ था वो दिल्ली के लोगों को हुआ था। दिल्ली में पूरी तरह से, चाहे वो नॉर्मल दुकानदार हो या फिर वो रास्ते हो, पूरी तरह से जो है जगमगा रहा था उस मीटिंग के समय में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, हाल ही में सर्बानंद सोनोवाल ने दूसरे IWDC की मीटिंग कहां आयोजित की है। ठीक है, तो सर्बानंद सोनोवाल है क्या ये, तो जलमार्ग मंत्री, जलमार्ग पोत परिवहन मंत्री है। ठीक है, सर्बानंद सोनोवाल, सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है क्या ये, जलमार्ग मंत्री है। जल से संबंधित जितना पोत परिवहन बंदरगाह ये सारा जो है सर्बानंद सोनोवाल के अंतर्गत है। इनलैंड वाटर डेवलपमेंट काउंसिल यानी IWDC। ठीक है, IWDC का जो बैठक हुआ है, ये बैठक कहाँ पे हुआ है, तो असम में बैठक हुआ है। ठीक है, द आंसर इसका हो जाएगा असम। ठीक है, यानी इनलैंड वाटर डेवलपमेंट के लिए, इनलैंड वाटर डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो इतना इसको बोझ नहीं लेना है कि ये क्या इंग्लिश का वर्ड है IWDC, इतना लंबा लंबा वर्ड क्यों है। तो इनलैंड और आउटलैंड दो तरह का रास्ता है। ठीक है, मान लेते हैं भारत के भीतर भी कई सारी नदियां प्रवाहित होती है, और बाहर नीचे के इलाके में तो जानते ही हैं पूरा का पूरा जो है क्या है, समुद्र ही है। ठीक है, पूरा जो है समुद्र ही है। तो जो नदियां भीतर में प्रवाहित हो रही है, जो नदियां भीतर में प्रवाहित हो रही है, ठीक है, तो इनलैंड का मतलब इनलैंड, अगर तो इसको तोड़ के देखा जाए, लैंड के भीतर से जो नदियां प्रवाहित हो रही है और वहां से जो रास्ता क्रिएट होगा हमारा, वहां जो परिवहन का एक नया मोड क्रिएट होगा, जैसे गंगा नदी है उसके रास्ते, ब्रह्मपुत्रा नदी के रास्ते, तो इन सब नदियों के माध्यम से जो किस तरह से यातायात का डेवलपमेंट होगा पानी के रास्ते, वो हो गया इनलैंड डेवलपमेंट। और बाहर समुद्र के रास्ते जो है किस तरह से एक देश जो है दूसरे देश का ये रास्ता तय करेगा, तो ये हो गया कौन सा, आउटलैंड, यानी लैंड के बाहर का रास्ता। तो यही इनलैंड वाटर डेवलपमेंट के लिए मीटिंग जो है ऑर्गेनाइज की गई थी। कहां पे, तो ये असम में ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी। ठीक है, सर्बानंद सोनोवाल जो है वर्तमान में कौन है, जलमार्ग मंत्री है। ठीक है, जलमार्ग पोत परिवहन पोत बंदरगाह मंत्री है। हाल ही में भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किसने किया है। ठीक है, क्लीन टेक, तो ये उद्घाटन किया है पीयूष गोयल ने। ठीक है, पीयूष गोयल जो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज अभी संभालते हैं, मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज हैं। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज संभालते हैं अभी। ठीक है, तो पीयूष गोयल, अमित शाह क्या है अभी जानते ही हैं, गृह मंत्री, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, निर्मला सीतारमन वित्त मंत्री हैं। तो इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी वर्क होता है वो पीयूष गोयल करते हैं। तो मेन क्या है, क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग में, क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो यहां पे दो शब्द है, क्लीन टेक यानी क्लीन एनर्जी, और टेक्नोलॉजी यानी क्लीन एनर्जी के फील्ड में किस तरह से टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जाए, इसके लिए एक प्लेटफॉर्म का अनावरण किया गया है। ठीक है, नया प्लेटफॉर्म का निर्माण किया गया है पीयूष गोयल के द्वारा। ठीक है, पीयूष गोयल के द्वारा। ठीक है, मेन क्या है इसमें, तो क्लीन टेक्नोलॉजी, क्लीन एनर्जी से संबंधित टेक्नोलॉजी का निर्माण किस तरह से होगा, किस तरह से लोग उसमें फाइनेंस करेंगे, क्या बेनिफिट्स होंगी, किस तरह से सरकार उसमें सब्सिडी वगैरह देगी, प्रॉफिट देगी। तो ये सारे तमाम चीज़ों के लिए जो है एक यूनिक प्लेटफॉर्म, एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म को लॉन्च कर दिया गया है। इसी प्लेटफॉर्म का नाम है क्लीन टेक, भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म। पीयूष गोयल के द्वारा इसको शुरू किया गया है। तो हर सेक्टर में क्लीन एनर्जी का मतलब हरित ऊर्जा के क्षेत्र में जितने भी चीजें हैं, जैसे सोलर ऊर्जा आता है, सोलर पावर आता है, विंड एनर्जी है, ठीक है,
हाइड्रोजन एनर्जी है। तो ये सब चीज़ें जो क्लीन एनर्जी संबंधित है उसमें किस तरह से टेक्नोलॉजी को अपडेट किया जाएगा, टेक्नोलॉजी डेवलप की जाएगी, उसके लिए ये प्लेटफॉर्म का शुरू किया गया है। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो है अभी पीयूष गोयल के द्वारा एक और रिपोर्ट जारी किया गया था हाल ही में। ठीक है, ये रिपोर्ट था लीड्स रिपोर्ट। ठीक है, लीड्स रिपोर्ट 2024। ठीक है, लीड्स का मतलब होता है लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट मतलब विभिन्न राज्यों में जो है, क्योंकि व्यापार का मतलब क्या, गुजरात में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, बिहार पहुंच रहा है, बिहार में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, तमिलनाडु पहुंच रहा है, तो उसको ले जाने में किस तरह से लॉजिस्टिक्स की जो है सुविधा मिल रही है विभिन्न राज्यों में, उसी से संबंधित ये रिपोर्ट जो है जारी की गई थी। किसके द्वारा? पीयूष गोयल के द्वारा। ठीक है, चलिए तो समझ गए भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म को उद्घाटन पीयूष गोयल किए हैं। कौन है ये? मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज है। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज वगैरह को संभालते हैं, और ये जो है पीयूष क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी से संबंधित चीजें डेवलप की जाएगी यहाँ पे। इन्हीं के द्वारा जो है कुछ समय पहले लीड्स रिपोर्ट 2024 का अनावरण किया गया था। लीड्स मतलब लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स होता है, जिसमें विभिन्न राज्यों का जो है डाटा दिया गया, किस राज्य में कितनी सुविधाएं मिलती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। समाचार पत्रों में देखे जाने वाला वह तुम बैंदोबेचे क्या है? ठीक है, बड़ा ही डेंजरस नाम है, और डेंजरस नाम किसका है? एक डेंजरस प्रजाति का है। ठीक है, तो पैंगोलिन नहीं होगा। नया पैंगोलिन कहाँ खोजा गया है? अरुणाचल प्रदेश में। ये तो नहीं होगा। ठीक है, ये है डायनासोर की प्रजाति। ठीक है, क्या है ये? डायनासोर की प्रजाति है, डायनासोर्स की प्रजाति है। डायनासोर्स की प्रजाति में क्या है ये? तो ये लॉरेंसिया पे रहने वाले प्राचीन डायनासोर है। लॉरेंसिया पर रहने वाले सबसे प्राचीन डायनासोर। ठीक है, अब लॉरेंसिया क्या है तो जानते हैं, जब पृथ्वी का निर्माण हुआ उसके बाद जो है पूरे पृथ्वी पे जो है एक ही भूखंड था जिसका नाम था पेंजिया। ठीक है, फिर आगे चल के क्या हुआ? पेंजिया दो भाग में टूट गई। ठीक है, एक बन गया लॉरेंसिया और एक गोंडवाना लैंड। ठीक है, यही जो लॉरेंसिया का हिस्सा है इसी पे रहते थे ये डायनासोर। ठीक है, जिसका नाम क्या है? ये है नाम अहवाइतुम बैंदोबेचे। ठीक है, ये सबसे प्राचीन ज्ञात लॉरेंसिया पर रहने वाले जो है डायनासोर्स हैं। ठीक है, अभी डायनासोर से रिलेटेड एक और न्यूज है। ऐसा लगता है कि डायनासोर से ही पूरा भरमार हो रहा है, क्योंकि बार बार जो है अब डायनासोर से रिलेटेड चीजें ही पृथ्वी पे मिल रही है। अभी 200 डायनासोर का फुटप्रिंट मिला है। 200 डायनासोर का फुटप्रिंट मिला है। ठीक है, पैरों के निशान मिले हैं। इनको 3D से जनरेट किया गया, AI टेक्नोलॉजी वगैरह की मदद से इसको रीजनरेट किया गया, और ये मिला है कहाँ पे? तो सेंट्रल इंग्लैंड में मिला है। ये सेंट्रल इंग्लैंड में ये 200 डायनासोर का फुटप्रिंट वहां पे पाया गया है। ठीक है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी न्यूज में ही था। ठीक है, तो समाचार पत्र में देखने मिला अहवाइतुम बैंदोबेचे क्या है? डायनासोर की एक प्रजाति है। ठीक है, तो इस क्लास का जो PDF होगा आप जो है डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेंगे या टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेंगे, और क्लास खत्म होने के बाद उस प्रश्न को बनाने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।